नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं रैपिड रिवीजन हमारे चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के वन शॉट की लिंक है, वहां से जाके आप पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल वे में समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम इस चैप्टर को मात्र 10 से 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी की। तो भैया डेमोक्रेसी में जो हम मेन देखते हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक तरीके से क्या होते हैं, फेस्टिवल होते हैं। अगर चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ी ना है। मान लो आज की तारीख में सरकार आ गई और वो सरकार क्या है, वो सरकार 10 15 20 साल तक रही बिना चुनाव के, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब कि पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए। किसी कंट्री में 4 साल में होते हैं, किसी कंट्री में 5 साल में होते हैं। जैसे कि इंडिया में मेनली जो इलेक्शन लोकसभा का होता है या फिर विधानसभा का इलेक्शन होता है, वो कब होता है, वो हर 5 साल में होता है। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का फेस्टिवल क्या है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल इलेक्शन। अब दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जहां पे हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, वो हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि लोकसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में हम लोग चुन रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को। पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया है। एंटायर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ, पूरे देश को बांट दिया अपन ने। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं डायरेक्टली, और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर बाद में तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली चूज कर रहे हैं। ठीक भैया। इनडायरेक्ट क्या होता है, राज्यसभा के इलेक्शन। अब राज्यसभा के इलेक्शन में क्या हो रहा है कि हम अपने एमएलए को चुन रहे हैं, और हमारा एमएलए किसको चुन रहे हैं, हमारे एमएलए चुन रहे हैं कि राज्यसभा के मेंबर क्या होंगे। इंडिया में मोस्टली अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का मॉडल है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। कैसे ज्यादा देखने को मिलती है वो बताता हूं। कि हमने सरकार को चुन लिया, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, बढ़िया है। अब जब भी कानून बनता है तो कानून के लिए रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास में नहीं आते। कानून के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद वोट दे देते हैं। तुम लोग पार्लियामेंट में देखते हो, ओ वाह ए चिल्लाते हैं, टेबल थपथपाते हैं, समझ रहे हो। तो हमारे बिहाफ पे क्या हो रहा है, हमारे बिहाफ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में वो वोट कर रहे हैं। लेकिन वैसे ही हम जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है या यूरोप पे जो बहुत सारी कंट्रीज आप लोग देखते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्टली अगर वहां पे कानून भी बनता है तो लोगों से ही वोटिंग करवा लेते हैं। लेकिन ये सिस्टम इंडिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है भैया। तो इंडिया में इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, इंडिया के जितने भी इलेक्शन जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे हो रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवा रहा है। सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, इलेक्शन इंक्लूड पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड न्यूमरस अदर कंसोल्स एंड लोकल बॉडीज। बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि हम लोकल बॉडीज, इतने सारे इलेक्शंस आप लोग देखते हो कि लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, पार्लियामेंट का हो रहा है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो रहा है, प्रेसिडेंट का हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का हो रहा है। इन सब का क्या हो रहा है, इन सब का इलेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। इन सब का इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो लोकल बॉडीज है उनका इलेक्शन करवा रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और हम लोग हमारे इसमें पार्लियामेंट में हर 5 साल में क्या देखते हैं, हर 5 साल में पार्लियामेंट और विधानसभा में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अब दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, इसमें हम पूरी कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इंडिया के केस में आपने देखा है कि इंडिया को क्या कर रहे हैं, इंडिया को जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, मोदी जी वाले चुनाव, जब भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। उन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे लोग वोट देते हैं, और जिसके के पास में सबसे ज्यादा वोट आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। सबसे ज्यादा वोट आ जाएंगे वो जीत जाएगा। लेकिन जीतने वाले को जरूरी नहीं है कि उसको 50% वोट लेके आना है। एग्जाम्पल के लिए समझो, ए बी सी डी ये 4 कैंडिडेट है। ए को मिले 20 वोट, बी को मिले 15, इनको 10, इनको 8। जीतेगा कौन, जीतेगा ए, क्योंकि ए को सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन
ए को क्या 50% वोट लाने की जरूरत पड़ी? नहीं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट रहेंगे वो जीत जाएगा। सिंपल है। आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव कैसे होता है? हाथ ऊपर करवा दिया, जिसने सबसे ज्यादा हाथ ऊपर कर दिए वो मॉनिटर बन जाएगा। उसमें टीचर ये रूल नहीं लगाती है कि 50% जब लोग बोलेंगे कि सिद्धार्थ को मॉनिटर बनाना है तब सिद्धार्थ मॉनिटर बनेगा। ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हमारे जो इलेक्शन है लोकसभा का और हम जो विधानसभा का जो इलेक्शन देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन देखते हैं, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। यूजली ये जो सिस्टम है ये यूनाइटेड किंगडम्स में भी फॉलो होता है। दूसरा जो मेथड है वो क्या है? वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। यहां पे क्या होता है? यहां पे या तो पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मानना जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो इजराइल, ठीक है। या फिर हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि अगर आप कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बांटोगे तो जिसको जितने परसेंट वोट मिले हैं उसको उतनी सीट मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल यहां पे ऐसा समझ लो कि जैसे इजराइल में या हम वहां पे क्या देख रहे हैं, वहां पे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर रहे हैं। किसको वोट कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को वोट कर रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल ए बी सी डी 4 पॉलिटिकल पार्टी है। अगर इनके 40% वोट है, इनके 20% है, इनके 10% है, इनके भी 10% है, तो 4 सीट इनकी, 2 सीट इनकी, 1 सीट इनकी, 1 सीट इनकी। जितने परसेंट वोट है उतनी सीट आपको मिलेगी। यहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स लेके आना पड़ता है। यहां पे आपको कोशिश ये की जाती है कि आपको अगर सरकार बनानी है तो 50% वोट्स, ठीक है, मतलब जितना प्रपोर्शन है, आपको जितने प्रपोर्शन में वोट मिले हैं उतनी सीट आपको मिलेगी। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये कहां पे फॉलो होता है भैया? ये हम लोग इजराइल में देखते हैं, नीदरलैंड्स में देखते हैं। और इंडिया में कहां पे फॉलो हो रहा है? इंडिया में हम लोग राज्यसभा में देखते हैं कि राज्यसभा में क्या होता है कि हम लोगों ने किसको चुना? सिटीजन ने किसको चुना? सिटीजन ने चुना एमएलए को। और एमएलए ने किसको चुना? एमएलए ने चुना राज्यसभा के मेंबर को। तो ये लोग जो हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से वोट देते हैं। इन द सेंस हर एक एमएलए को एक बैलेट पेपर दे दिया जाता है। ये प्रेफरेंस देते हैं, पहली प्रेफरेंस इसको, दूसरी प्रेफरेंस इसको, तीसरी प्रेफरेंस इसको, चौथी प्रेफरेंस इसको। अब यहां पे देखते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा लोग, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जिसको 50% लोग बोल रहे हैं कि ये राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, तो वो इंसान फिर राज्यसभा का मेंबर बनता है। समझ रहे हो? एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर लगती चली जा रही है, ठीक है। तो ये रहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और ये रहा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं, ठीक। अब इंडिया ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया? ऑल्दो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमको राज्यसभा के इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? तुमने कभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से वोट किया? नहीं किया। तुमने तो शायद वोट भी नहीं किया होगा। चलो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने भी वोट किया तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से किया। हमने क्यों अडॉप्ट किया इसको? क्योंकि सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि जिसको सबसे ज्यादा वोट वो पावर में आ जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को याद करो, अगर 1952 में लेके आते, जब हमारे पहले चुनाव हुए थे 1951, 1952 में अगर हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को ले आते तो लोग समझ पाते। अभी तुम नहीं समझ पाते हो, उस समय लोग कैसे समझ पाएंगे? तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सरल है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के लिए आसान है, और यहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से किसी को भी मेजॉरिटी लाना सरल है। जहां जहां पे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखोगे वहां पे मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि आप भी जानते हो कि 50% वोट लाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो अगर हम लोग पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपना लेते तो आज तक पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लाना बहुत मुश्किल जैसी चीज हो जाती। समझ में आ गया? इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया। अब इंडिया में रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि अगर हम पूरे देश को क्या कर रहे हैं, अगर हम पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सीट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको रिजर्व किया जाता है कि मान लो 2024 में, या हमने ये तय कर लिया कि 2019 में ये सीट जो थी ये एससी को रिजर्व थी, तो यहाँ से सिर्फ एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। ये वाली जो सीट थी एसटी कैंडिडेट की थी। तो कुछ एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कुछ एरियाज को डिमार्केट करके रखा है कि वहां से सीट किसकी रहेगी? वहां से शेड्यूल्ड ट्राइब की ही सीट रहेगी, क्योंकि वहां पे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। और शेड्यूल कास्ट में भी क्या है कि जहां पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है उन सीट पे रोटेशन बेसिस पे, कि मान लो 2019 में ये वाली सीट रिजर्व की थी, अब अगली बार ये वाली सीट जनरल को चली जाएगी, ये वाली सीट एससी को आ जाएगी। तो रोटेशन बेसिस पे क्या हो रहा है? रोटेशन बेसिस पे हमने रिजर्वेशन दिया है एसटीज एंड एससी को। कहां पे?
हमने रिजर्वेशन दिया है पार्लियामेंट में। क्लियर है? रिजर्वेशन क्यों दिया? ताकि उनका हमें रिप्रेजेंटेशन दिखता रहे। कब तक रिजर्वेशन रहेगा? तो मैंने पहले भी बताया कि इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो मात्र 10 साल की बात हुई थी कि 10 साल तक रिजर्वेशन देंगे, लेकिन बार बार रिजर्वेशन पार्लियामेंट खुद बढ़ाते चली गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो 10 साल बोला था। ठीक। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। हमारे इंडिया में जो भी इंसान 18 या 18+ है उसके पास राइट टू वोट है। अब राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन में क्या है? राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन में सबके अलग अलग है, जैसे कि सबके अलग अलग ईयर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आप नहीं लड़ सकते हो। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी इंसान जो कि 25 साल या 25+ का होगा वही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। वहीं वोटिंग राइट जो है वो 18 ईयर्स की है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो जब संविधान बना था तो इनिशियली वोटिंग राइट्स की भी उम्र क्या थी? वोटिंग राइट्स की भी उम्र 21 ईयर्स रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया? बाद में इसको चेंज करके 18 ईयर्स पे कर दिया है। हमारे यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता भी नहीं है। हर इंसान वोट देता है और सभी के वोट की वैल्यू एक है। अंबानी के वोट की वैल्यू इज इक्वल टू सिद्धार्थ के वोट की वैल्यू इज इक्वल टू आपके वोट की वैल्यू। और कोई भी इंसान जो कि 25 ईयर्स प्लस है, उसका बैकग्राउंड सही है, बढ़िया है वो इंसान, तो वो चुनाव लड़ सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब चुनाव कौन कंडक्ट करवा रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे चुनाव कंडक्ट करवाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या काम करता है जरा अपन उसको समझ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप टू डेट वोटर लिस्ट को इंश्योर करता है, इन द सेंस कि जब भी चुनाव होते तो उसके पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। क्यों? बहुत सारे नए वोटर्स आए होंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो कि अब 18 से ऊपर के हो गए हैं तो वो वोटर लिस्ट में आए। बहुत सारे लोग ऊपर चले गए तो उनका नाम काटना भी पड़ेगा, तो वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इलेक्शंस के टाइमिंग ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे इलेक्शन होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि आज के दिन इलेक्शन होगा, आज वोटिंग होगी, आज के दिन रिजल्ट आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा टाइम शेड्यूल बता देता है कि आज भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज वोट डालेंगे, दिल्ली में आज डालेंगे, ऐसे करके वोट होगा, 7 फेजेस में इलेक्शन होगा, आज के दिन रिजल्ट घोषित होगा। क्लियर? During the entire process, the Election Commission of India take the power and decision to ensure free and fair poll. It also order a recount of votes when it feels that counting process has not been fully fair and just. Election Commission accords recognition to political parties and all its symbols to each of them. साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। उनको जो काम करवाना होता है वो करवा सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी सरकारी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अटैच हो जाते हैं। पुलिस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी। जो प्रोफेसर, जो गवर्नमेंट के टीचर्स देख रहे हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में चले जाते हैं। तो वो 1-1.5 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में बहुत ज्यादा पावर रहती है। अगर उनको लगता है कि कहीं पे वोट्स में धांधली हुई है तो वहां पे रिकाउंटिंग हो सकती है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल दे देते हैं कि तुम्हारा सिंबल ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा करके। ठीक। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हम लोगों ने क्या देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ रहा सरकार से तो क्या होगा कि हमारे इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इनिशियली क्या था? इनिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी था, मतलब एक अकेला इंसान था। फिर इसको बाद में 3 मेंबर की बॉडी बनाया, फिर वापस से सिंगल मेंबर बनाया एंड देन फाइनली 3 मेंबर की बॉडी बन गया। अब तुम बोलोगे सर क्या बोल गए? तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल मेंबर बॉडी था और आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो आज की तारीख में मल्टी मेंबर बॉडी है। अच्छा, मल्टी मेंबर बॉडी का पर्पस क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी का मैंने पहले भी आपको बताया कि मान लो अगर मैं हूं अकेला इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं हूं और मेरे साथ में कोई और नहीं है, तो एक अकेला आदमी सरकार से बिक सकता है। दूर की सोचो, ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। एक अकेला आदमी सरकार से बिक सकता है, फोन कर दिया, हाँ ला दो भैया 5-6 करोड़ रुपए ला दो, मजे, मेरा जीवन तो सेटल। लेकिन जब 3 लोग रहेंगे तो 3 लोग खरीदने के लिए भी 10 ज्यादा रुपए भी देने पड़ेंगे और 3 में से एक तो अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसा करके तो मल्टी मेंबर बॉडी है। क्लियर? फिर बात आती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। तो समय समय पे क्या हुआ? समय समय पे हमारे चुनाव में
हम लोगों ने रिफॉर्म्स लेके आए। जो स्थिति 1952 में है वही वैसी की वैसी स्थिति आज की तारीख में नहीं है। जैसे कि पहले हम बैलेट पेपर पे देते थे, क्या आ गया वहां पे, हम लोग ने ईवीएम्स देखा, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से देते हैं। एक वीवीपैट आया। वीवीपैट क्या होता है भैया? वीवीपैट ये होता है कि मान लो अगर मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, मान लो मैंने बीजेपी को वोट दिया, तो जैसे ही मैंने वोट दिया वो स्लिप आ जाती है, वो स्लिप एक मुझे दिख जाती है कि हाँ मैंने मान लो बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी दिख रहा है ना मुझे, समझ रहे हो? ठीक, तो बहुत सारे समय समय पे रिफॉर्म्स की बात हुई, लेकिन आगे भी और रिफॉर्म्स की बात हो रही है। कौन कौन सी? कि हमारे इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम दोनों का मिक्स होना चाहिए। अभी की तारीख में क्या हो रहा है? अभी की तारीख में हम लोगों ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से कर रहे हैं। अब इसको कुछ ऐसा समझो कि मान लो कांग्रेस के पास में, जब हम बात कर रहे हैं कि राजीव गांधी की जब सरकार बनी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब कांग्रेस के पास में इतनी सीट आई कि आज तक इंडियन हिस्ट्री में किसी को भी इतनी सीट नहीं मिली लोकसभा में, लेकिन स्टिल उनके जो वोट के परसेंटेज निकाले तो वो 50% से कम थे। मतलब मैं ये समझू कि देश की 50% जनता चाह रही है कि वो कांग्रेस एज एन पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं रहे। लेकिन हमने क्या बात करी? हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये बात करी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट उसी की सरकार। तो यहाँ पे आज की तारीख में बात ये हो रही कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मत लेके आओ, लेकिन आप इन दोनों सिस्टम का मिक्स ला सकते हो। और बहुत सारी कंट्री क्या करती है? बहुत सारी कंट्री इन दोनों सिस्टम का मिक्स लेके आ रही है। ठीक, फिर उसके बाद में 1/3 विमेन रिप्रेजेंटेशन। ये बिल बार बार पार्लियामेंट में पेंडिंग में पड़ जाता है कि पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो एटलीस्ट जो पार्लियामेंट की जो टोटल सीट है उस पे 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसका हो? विमेन का होना चाहिए। तो आज की तारीख में ये नहीं है, इस पे डिबेट है। रोल ऑफ मनी शुड बी कर्टेल, क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए, बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, मनी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है भैया, कि पैसे हम लोग देखते हैं कि लोग चुनाव में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। कास्ट रिलीजन के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं हम देखें, जो कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड से, वो सारी चीजें हटे। तो ये तमाम तरीके के रिफॉर्म डिबेट्स में है कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? सारे के सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए। और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। और आपको भी आपके लक्ष्य पर कुछ इसी तरीके से पहुंचना है, एकदम निशाने पर तीर लगाना है। मुझे विश्वास है आप कर लोगे, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और आप करके दिखाओगे। ठीक है, मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल जरूर रिजल्ट मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कि अरे यार क्या हो रहा है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। मुझे पूरा विश्वास है आप करोगे, आपको भी अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो और अपने देश के लिए करो। तो सिद्धार्थ पटेल इसी लाइन के साथ में सम अप करेगा कि चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। जब सिद्धार्थ पटेल है तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात। बने रहो मेरे साथ, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।